हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट क्लास के लिए हिंदी माध्यम में एक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसकी 12 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज 13th यानी 13वीं क्लास है, तो इसमें शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, अथवा आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है, तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो ड्रिफ्ट करने लगते हैं और ड्रिफ्ट करने का अनुगमन करने लगते हैं। और अनुगमन करते हुए यदि उनका अनुगमन वेग BD है और उस चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो कहलाता है आवेश की गतिशीलता या मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो इसको किसी आवेश की गतिशीलता म्यू, अफवा वेग या अनुगमन वेग BD तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E का अनुपात होता है। नेक्स्ट है, मैग्नीन का उपयोग परमाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है। परमाणिक यानी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हमेशा उस धातु का बनता है जिसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ नगण्य हो, यानी टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट ना पड़े। मैग्नीन एक मिश्र धातु है, कॉपर, मैग्नीज तथा निकेल को मिलाकर के ये बनाई जाती है। मैग्नीन में ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोध परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग परमाणिक या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है। जब किसी सेल को किसी बाह्य लोड के सिरों के बीच जोड़ा जाता है, तो लोड के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। यदि लोड के सिरों के बीच या लोड से नहीं जोड़ा जा रहा है सेल को, तो जो सेल का जो वोल्टेज होगा उसी को बोलते हैं उसका विद्युत वाहक बल। इस कथन का अर्थ है कि सेल के सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, जबकि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही, यानी कि उससे कोई भी लोड नहीं जोड़ा जा रहा है। तो ये है सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट। 2 बल्ब 60 वोल्ट, 220 वोल्ट तथा 40 वोल्ट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो P1 यहाँ से देखेंगे 60 है, P2 40 है। जब ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में इनका कुल जो शक्ति होगी 1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2। इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 24 वोल्ट। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप क्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो जो अच्छे चालक होते हैं उनका श्रांति काल क्या है, ताप घटाने पर बढ़ता है, ताप घटाने पर बढ़ता है। श्रांति काल क्या होता है, जब किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चालक के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टकराते हैं, और मॉलिक्यूल के साथ जो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में टकराते हैं। तो 2 लगातार टक्करों के बीच जो समय लगता है उसी को बोलते हैं श्रांति काल। तो इसका आंसर होगा किसी अच्छे चालक के लिए इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल ताप घटाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, मीटर, और विमा होती है ml की घात 3 T की घात -3 A की घात -2। चूँकि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए या को परिभाषित कीजिए। तो ओमीय परिपथ वो परिपथ होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं। ओम के नियम का पालन तब करेंगे जब वोल्टेज V तथा धारा I के बीच खींचा गया ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त हो, जैसे कि ये प्राप्त हो रही है। तो इस तरह के जो प्रतिरोध होते हैं वो ओमीय प्रतिरोध होते हैं, जैसे मैग्नीन का तार हो गया, यूरेका का तार हो गया। दूसरा है अनोमीय प्रतिरोध, जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते, अर्थात V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होता, जैसे डायोड बल्ब है, बल्ब का तंतु है।
और इसका ग्राफ बनेगा ये इस तरह से, वी और आई के बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त ना होकर के एक वक्र के रूप में, कर्व के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट है 1000 वोल्ट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। P दे रखा है, V दे रखा है, R ज्ञात करना है। तो R बराबर होता है V²/P। V की वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 62.5 ओम। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो सेल में दो प्लेट होती हैं, धन प्लेट, ऋण प्लेट, या धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड। तो इनके बीच में जो घोल भरा होता है, जो सॉल्यूशन भरा होता है, तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, आयनों के रास्ते में एक अवरोध पैदा करता है। इसी को बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो इसमें देखेंगे सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक अवरोध या सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध या आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E तथा सेल से जुड़े लोड के सिरों के बीच विभवांतर V है, तब परिपथ में बहने वाली धारा I हो, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा E-V/I। नेक्स्ट है 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब 10 ओम के प्रतिरोध को 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम। इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ने का जो तरीका है वो है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, और इस तरह से आंसर आ जाएगा R बराबर 2/5 या 0.40 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो व्यय ऊर्जा बराबर होती है वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1000, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वाट दे रखा है 1000, 1 किलोवाट या 1000 वाट। घंटा 1 मिनट को घंटे में बदल लेंगे, 1/60 घंटा। दिन 1 दिन दे रखा है और बटे 1000, तो आंसर आ जाएगा 1/60 यूनिट या यूनिट आ जाएगा ये। तो नेक्स्ट है तांबे के एक तार पर जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है में 3.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। I दे रखा है, A दे रखा है, सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मान लिया किसी बिंदु से 1 सेकंड में इतनी बार एक इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, तो इतनी बार गुजरने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजर रहे हैं। तो n बराबर हो जाएगा 6 × 10⁶। प्रति सेकंड का मतलब है t दे दिया 1 सेकंड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते ही हैं, q बराबर ne होता है और q बराबर it भी होता है। I ज्ञात करना है, तो I बराबर होगा ne/t। n की वैल्यू रखेंगे, e की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा 9.6 × 10⁻13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 मीटर प्रति क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। R दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। एम्पियर धारा दे रखी है, N दे रखा है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है A बराबर πr²।
पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू दे रखी, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे 78.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। आई बराबर होता है NEA/BD, तो BD बराबर आ जाएगा I/NEA। आई की वैल्यू रखेंगे, N की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 10 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसे मूल लंबाई के 3 गुना खींचा जाता है तो खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है R' बराबर N² × R। तो 3 गुना खींच रहे हैं तो N की जगह आ जाएगा 3, R' बराबर 3² × 10 90 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो जो आयन है उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा घोल में, और जब घोल में ज़्यादा चलना पड़ेगा तो क्या होगा, उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा या अवरोध फेस करना पड़ेगा, तो उसके अनुक्रमानुपाती होती है बीच की दूरी के। दूसरा है विद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अगर घोल में ज़्यादा क्षेत्रफल डूबा हुआ है तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ, ज़्यादा आयंस वहाँ से निकलेंगे, और जब आयंस ज़्यादा निकलेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो घोल में डूबा हुआ क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट है वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। अगर वैद्युत अपघट्य जो भरा हुआ होता है इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा है तो ज़्यादा होने पर उतना ही उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है लोरेंज बल क्या है। तो लोरेंज बल है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लोरेंज बल कहते हैं। यदि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गति कर रहा है तो आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल होगा F बराबर QVV साइन थीटा। नेक्स्ट है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है चुंबकीय क्षेत्र में M, द्विध्रुव आघूर्ण होता है चुंबकीय क्षेत्र में M बराबर INA, जहाँ M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, I धारा है लूप में बहने वाली, और N है कुंडली में फेरों की या लूप में फेरों की संख्या। एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। जो धारामापी होता है गैल्वेनोमीटर होता है उसको वोल्ट मीटर तथा एमीटर दोनों की तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये इसमें क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस बहुत अधिक होना चाहिए, और अधिक के लिए क्या करेंगे कि धारामापी के सीरीज में एक हाई लोड जोड़ देंगे, उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे, और इस तरह से जो धारामापी है वो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। यानी धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये धारामापी है, इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, और ये जो बना है इस तरह से ये बन गया वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर नोट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट है एक धारामापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं। धारामापी जो गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर की तरह से भी यूज किया जा सकता है, और एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है या नगण्य होता है। तो इसमें है धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है जिसको शंट कहते हैं।
समांतर क्रम में लगाने पर क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में अगर धारामापी का रेजिस्टेंस G है और R इसके समांतर क्रम में लगा दिया तो इनका जो रिजल्टेंट या तुल्य प्रतिरोध होगा वो पहले से घट जाएगा। और आदर्श एमीटर का अपना जो प्रतिरोध है वो शून्य होना चाहिए आदर्श के लिए, आइडियल एमीटर के लिए। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, लिखिए। एम्पियर का परिपथीय नियम है किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है, जहां μ0 निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, अर्थात साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी है बंद पथ की सीमा। वेक्टर v डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू μ0 इंटू आई, ये है एम्पियर का नियम। नेक्स्ट है एक सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ए दे दिया सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदल लेंगे 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। आई दिया है और धारा लूप 1 है तो n बराबर 1 हो जाएगा। m बराबर होता है INA, m की वैल्यू रखेंगे, इसमें क्या है I की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू रखेंगे। आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है B बराबर है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, V दे रखा है चाल इसकी 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, थीटा लंबवत कह रहा है तो थीटा हो गया 90, F बराबर QVV साइन थीटा से, ये सूत्र होता है लोरेंज बल का। तो इनकी वैल्यू रखेंगे, साइन 90 का मान 1 होता है, आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच लगने वाले प्रतिआवर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो ऐसा होने पे रिजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी, अनुनादी की कंडीशन आ जाएगी, और जो आयन हैं, धन आयन हैं, वो उसको हाई एनर्जी मिलेगी और हाई एनर्जी मिलने पर वो बहुत ज़्यादा त्वरित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ त्वरित हो जाएगा या एक्लरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, साइक्लोट्रॉन के कार्य करने का सिद्धांत यह है कि डीज के बीच जो 2 डी होती हैं उनके बीच लगने वाले प्रतिआवर्ती विभवांतर की रेडियो आवृत्ति डीज के भीतर आवेशित कण के परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। जब दोनों आवृत्तियाँ बराबर होंगी तो तभी रिजोनेंस की कंडीशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है दिखाइए कि निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 1/4π√μ0 ε0 होती है। हम जानते हैं μ0/4π इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 और 1/4π ε0 होता है 9 × 10⁻9। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर तो ये आ जाएगा μ0 ε0 बराबर आ जाएगा 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻9 × 10⁻9। तो μ0 ε0 बराबर आ जाएगा 10⁻7 नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻16। μ0 ε0 बराबर आ जाएगा 1/3 × 10⁻8 या स्क्वायर 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर, और ये 3 × 10⁻8 होता है प्रकाश की चाल c, तो इसकी जगह लिख लेंगे c, इसलिए c बराबर आ जाएगा 1/√μ0 ε0।
नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाओं एवं वैद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। चुंबकीय बल रेखाएं बंद पास बनाती हैं, यानी कि ये क्या है, जैसे ये है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद पास कैसा बनाती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और घूमती हुई साउथ पोल से इस तरह से ये बंद पास बना लेती हैं, इस तरह से ये बंद पास बनाती हैं। जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती, ये इस तरह से चली या इस तरह से आई आवेश की ओर, लेकिन ये कभी भी बंद पास नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाओं का किसी चुंबकीय पदार्थ से किसी भी कोण पर निर्गमन अथवा आगमन संभव है, यानी कि किसी कोण पर भी आ सकती हैं, जा सकती हैं। जबकि वैद्युत बल रेखाओं का किसी चालक पदार्थ के लंबवत इसमें क्या है, एक ही दिशा होती है इसके, वैद्युत बल रेखाएं आवेश के लंबवत होती हैं, चाहे उसका निर्गमन हो या आगमन हो, वो लंबवत होता है। एक बात और होता है, ये दोनों बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ना तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटती हैं और ना ही वैद्युत बल रेखाएं। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो बल रेखाएं हैं ये आवेश के चलने का काल्पनिक पथ को दर्शाती हैं और कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि एक समय में कोई भी कण एक ही दिशा में चल सकता है, दो दिशा में नहीं चल सकता। इसलिए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटती नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।